दुनिया को हमारा क्या चेहरा नज़र आया। हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। हिस्ट्री में वो कभी मनाजिर हमने नहीं देखे जो हमें 9 मई को देखने को मिले। 9 मई उसका फायदा किसको हुआ, उसका नुकसान किसको हुआ और किसके लिए किया गया। तो लंदन प्लान जो इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था, ये उस प्लान की वही कड़ियां हैं। 9 मई के अंदर अभी तक सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं दिखाई जा रही। बहुत अफसोस होता है कि जब मैं पार्लियामान में जाता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से जो सियासतदान है वो जो अपने जाती इश्यूज है उन पे ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम ने इसलिए अपोजिशन को वोट नहीं दी कि वो आके सिर्फ गालियां दे, सिर्फ शोर शराबा करे। तोशाखाना जो मुकदमा जो है वो 100% सच्चा है। वो ट्रायल में कोई जल्दबाजी की है, वो सस्पेंड होगी सजा। पहले 5 साल इसको लाने में इस मुल्क का भट्टा बिठा दिया है, अब इसको गिराने में जो है वो भट्टा बिठा दिया। तोशाखाना टोटल फैब्रिकेटेड केस, साइफर टोटल फैब्रिकेटेड केस, इधर टोटल फैब्रिकेटेड केस। शेर अफजल मरवत वी आर प्राउड ऑफ हिम और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैकफुट पे न होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। मेरी खींचातानी हो रही है, जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूंगा। खान साहब को भी बताऊंगा ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे, मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के कास को नुकसान दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं मोहम्मद मालिक। आज का शो थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि ये 2 पार्ट्स का शो है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अहाता करें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। ओवरऑल पॉलिटिकल एक ओवर आर्चिंग डिस्कशन करेंगे। वो इसलिए कि हर तरफ कन्फ्यूजन है। इब्तदाइया सुना PMLN में चले जाएं, वहाँ पे कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि जी वज़ीर आज़म तो बन गए, इंटीरियर मिनिस्टर उनका नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर आधा तीता ज़्यादा बटेर है। फिर क्या फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब को इसहाक डार साहब चलने देंगे, किसी को पता नहीं है। फिर हम सुन रहे हैं कि जी इसहाक डार साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनना चाहेंगे सेशन के, अगर जो उन्होंने ओथ नहीं उठाया हुआ। मियाँ साहब उनको फॉरेन मिनिस्टर बनवाने के लिए मियाँ साहब को फ़ोन करने पड़े। अजीब तमाशा है। उधर देख लें PTI में, तो PTI के इमरान खान साहब ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करते हैं। एक दिन उनकी स्टेटमेंट आती है अगर मैं बाजवा को 2 दफ़ा मिल सकता हूँ अपनी गवर्नमेंट गिराने के बावजूद तो मैं किसी से भी मिल सकता हूँ। अगले दिन उनका बयान आता है कि अगर मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो ये जहर देने की जिम्मेदारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे होगी। ठीक है। फिर बिलावल साहब उठते हैं, वो कभी आड़े हाथ लेते हैं PMLN को, कभी इज़ टू स्वीट टूवर्ड्स इट। सो कहाँ जा रही हैं चीज़ें। फिर हम सारा कुछ चल रहा था तो जजेस का एक इशू बन गया और 6 जजेस ने उठ के एक बड़ा खौफनाक लेटर दे मारा। लेकिन उनके उस लेटर से ज़्यादा खौफनाक वो थे जो 7 अटैचमेंट्स लगी हुई थी, एनेक्सर A और एनेक्सर B। ख़ास तौर पे फरवरी वाला ख़त जिसमें नाम लेके अफसरान के बड़ा स्पेसिफिक था। फिर जनाब हमें चीफ जस्टिस साहब खुद बताते हैं कि वो हो प्राइम मिनिस्टर साहब को तो मैंने बुलाया था और मैंने बुलाया, मैंने उनको समझाया, फिर मैंने कमीशन का कहा और मैंने 2 नाम भी दे दिए। चले जाते हैं वज़ीर आज़म। वो उनको ये भी कहते हैं कि जो धरना जजमेंट थी, धरना केस वाली, उसको भी इम्प्लीमेंट करवाना है। लॉ मिनिस्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस पर जिक्र ही नहीं करते। बहरहाल जनाब इतवार की रात होती है और हट जाते हैं जस्टिस साहब जिनका नाम कमीशन को हेड करने के लिए लगाया हुआ था। अब जिलानी साहब, तसद्दुक़ जिलानी साहब, अगले दिन यही चीफ जस्टिस साहब सो मोटो कर देते हैं उसको। फिर सो मोटो करके फिर बात करते हैं कमीशन की, इंडिकेट कर देते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं चाहते कि FBI अपने FIA और IB और पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करें, ये इसको हम करेंगे। तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है कि जी मिट्टी पाव वाली स्कीम चल रही है। सो अ लॉट इज़ हैपनिंग एंड इन ऑल दिस इकॉनमी जो नोज डाइव लगी हुई है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। फिर इंटरेस्टिंग ये होता है कि प्राइवेटाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी जो कैबिनेट कमेटी है उसका हेड बना दिया जाता है इसहाक डार साहब को। डार साहब वही हैं जिनका मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी और ARY के अंदर भी उन्होंने प्रोग्राम के अंदर खुल के बताया कि ये प्राइवेटाइजेशन रुकवाई डार साहब ने थी। अब वही बंदा प्राइवेटाइजेशन चला रहा है। तो जिधर देखें एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन। तो कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में हम ज़रा कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करें। मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में रऊफ़ खलासा साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया रऊफ़। कराची से ने ज्वाइन किया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में मुनीर फ़ारूक भी करेंगे। ज़ुबैर आपसे बात शुरू करते हैं, ये बताएं ये जो जजेस वाली चीज़ हो रही है ये कहीं पहुंचेगी? बिकॉज बड़े इसमें 2 चीज़ें हैं, वैसे मैं आपसे शेयर भी कर लूँ कि इसके अंदर एक तो जितनी इंटरवेंशन की हम बातें सुन रहे हैं जो बड़े कैटेगोरिकल इल्ज़ाम है और कोई इसमें झूठ भी नज़र नहीं आता, हमेशा से होती रही है और लगता है आइंदा भी होती रहेगी। लेकिन इसमें एक जजेस की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, जजेस का। आई विल बी वेरी केयरफुल।
बट मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ इशारे एक हस्ती की तरफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनके हाई कोर्ट में ही बहुत दोस्तियाँ थीं, सो वो भी एक एलिमेंट है, और कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को एक नो विन सिचुएशन में डाल दिया गया। अगर वो कमीशन बनाते हैं और कमीशन हद से ज़्यादा जज्बाती हो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से ब्लो बैक आएगा। अगर वो कमीशन ठंडा मीठा कमीशन रहता है जैसे बाकी रहते हैं तो फिर पूरी कौम उनको रगड़ देगी। तो चीफ जस्टिस साहब आइदर वे इज गोइंग टू एंड अप इन अ बैड सिचुएशन। आपके ख्याल में क्या बनेगा? ये कमीशन वाला जो सारा ये चीज़ हुई है पहुंचेगी कि बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये पीटर आउट करेगी? देखिए मालिक, द फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल है जब से ये जजेस ने 6 जजेस ने लेटर लिखा था तो जाहिर है हमें पता है कि पोलराइजेशन यहाँ इतनी है कि हर पॉलिटिकल एनालिस्ट वो अपने हिसाब से उसको लेके चल रहा था और प्रपोज कर रहा था। पीटीआई वाले उसका जो लेटर का फर्स्ट पार्ट था उसको खा जाते हैं जिसमें वो जस्टिस सिद्दीकी का जिक्र है, और पीएमएलएन वाले सेकंड पार्ट को खा जाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आज भी ब्लैकमेलिंग होती है, इंटिमिडेशन होती है और फैसले लिए जाते हैं अपनी मर्जी के। तो क्वेश्चन तो ये है जो सबको आंसर करना चाहिए, क्या ये हो रहा है, क्या होता रहा है? अगर उसका आंसर नो है तो फिर तो किस्सा ही ख़त्म है, बहस ही ख़त्म है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता नो है। सो इफ़ इट इज़ नॉट नो, सो फिर ये कहना कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से है, ये कहना कि इसके टाइमिंग बड़े मीनिंगफुल हैं, या ये कहना कि जी जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस को एम्पैरस करना चाहते हैं या एस्टैब्लिशमेंट को एम्पैरस या हुकूमत को करना चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एवरीवन शुड आस्क कि क्या ऐसा इंटरफेरेंस होता है, क्या ब्लैकमेलिंग होती है? और अभी रिसेंट हमें तो पता होता है, आप बताए ना, गवर्नर आप रहे, बाजवा साहब से मुलाकातें आप करते रहे, आपको ज्यादा पता होगा ना। अभी भी किसी को अगर शक है तो मेरे ख्याल है शक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मानने से ही इनकार कर, सो अगर हम कहते हैं कि यस देयर इज इंटरफेरेंस, किस हद तक है ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और उसको लेके मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त आपने कहा ना कि कोई चीज़ भी सही नहीं चल रही। पाकिस्तान इज़ डिसफंक्शनल, और डिसफंक्शनल होने की वजह उनमें से एक ये भी वजह है, इलेक्शन में भी इंटरफेरेंस हुई है फरवरी 8 को और फरवरी 9 को भी हुई है। सो वो भी हम पूरी कौम मानती है। पीएमएलएन के अपने बहुत से लीडर्स भी ये कहते हैं कि जी फरवरी 8 को जो हुआ वो ठीक है। जुबैर साहब बात तो आपने बड़ी लंबी की, हमें भी समझ आती है कि सब कुछ होता रहा। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, वो उस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर रहा कि माजी में इंटरवेंशन रही हैं, अब भी हुई हैं, शायद आइंदा भी होंगी। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती तो एक कमीशन अगर बनाएगी और उसके कमीशन की भले जितनी मर्जी नोबल डायरेक्शंस आ जाएं, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड आके कह देंगे कि जी आइंदा कुछ होगा तो हम सुना देंगे, ये होगा। जहाँ फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होते वहाँ पे कोई डायरेक्टिव भी आएगा तो उसकी क्या हैसियत होगी? दिस इज एग्जैक्टली द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अगर हम पिछले साल देखें जब इलेक्शंस के हवाले से या केपी के इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, वो 4-3 का था या 3-2 का था। उस चक्कर में आपने देखा कि पार्लियामेंट ने पूरी मिल के उसको रिजेक्ट कर दिया, कभी पैसों की वजह से, कभी ये 3-2 और 4-3 के वजह से, और विद इन द सुप्रीम कोर्ट जजेस डिवाइड हो गए थे। और 90 डेज जो इलेक्शन है जो कि ना करवाना इज ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, वो हमारे सामने हुए डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। वो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि जी वो केपी में उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, पंजाब में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये जुडिशियल थिएटर तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि इज इट अ जुडिशियल थिएटर? मेरा तो ख्याल है कि कोई आपको इतनी उम्मीद नहीं है कि जितनी हमें होनी चाहिए इन अ नॉर्मल कंट्री के, जहां सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हुक्म दे, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना ज़ाहिर है स्टेट इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। अब अगर मिल के अगर सब ये फैसला करें कि पॉलिटिकली हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा इम्प्लीमेंट करना, तो नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट। रऊफ, क्या बस अब ये डिफ्यूज़ करने की कोशिश हो रही है? कभी उधर सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त अगरचे एक तो हम इंतहा जज्बाती कौम है, किसी बात पे हम तो रुकते तो है नहीं, क्योंकि हमें अपनी मर्जी का जज, अपनी मर्जी का ज्यूरी और मर्जी का हैंगमैन चाहिए। जब उन्होंने एक बना दिया था, आपको याद, कमीशन बना दिया था, अल्टीमेटली बनना कमीशन ही है ना। नहीं, और 2 नाम दिए थे,
एक इनका दिया नेशनल मुल्क का, अगर उन्होंने अपने आप को हटा लिया अपने आप को में, तो नेशनल मुल्क साहब को पूछ तो लेते। नहीं सर, मैं उसी पे मालिक भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कौम किसी चीज़ पे खुश होती है? बिल्कुल नहीं होती। मीडिया हम सबसे आगे होते हैं क्योंकि हमें कन्फ्लिक्ट चाहिए, हमें कोई इशू चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया, एक लेटर किया, उन्होंने एक्शन लिया, उस पर मीटिंग कॉल की गई फुल कोर्ट की, बैठ के डिसीजन हुआ जजेस का। चले मैं मान लिया 7-8 से भी हुआ होगा कि जनाब के ठीक है जी आप उस कमीशन बनाएं और फलां साहब को लगा दें, और हुकूमत ने नोटिफाई कर दिया। अब जो ही नोटिफाई हुआ उसके बाद हम पीछे लग गए, ये तो हुकूमत का जज है, ये तो फलां का जज है, ये तो फैसला नहीं करेगा, ये यूँ नहीं करेगा। उन्होंने इतनी उन पर तनकीद की को जज साहब भाग गए, जो नहीं भागना चाहिए था। वो कहते हैं ना उनमें इतनी उनमें ताड़ होनी चाहिए थी। मुझे उनसे ये अफसोस भी है, दुख भी है कि इतना कमज़ोर जज भी नहीं होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, आप पे 4 लोगों ने तनकीद किया, साथ ही आप डर के सुना है कि उनकी असल वजह ये थी सर, ये कि उनको ये पता लगा कि जजेस भी मुतफिक नहीं थे। मेजॉरिटी ने कहा था कि मिशन बनाए 7 में से, लेकिन 2-3 हक में नहीं थे, और बाद में सेकंड जब सिटिंग में भी इस पे वो कहते हैं कि यहाँ से ज्यादा वो एक और बात सुने कि सुप्रीम कोर्ट ही मेरे पीछे नहीं। सर मैं बता दूं, ये जब ये चीफ जस्टिस है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, इनके सारे फैसले कंसेंसस से वो जजेस करते थे, या 5-3 होते थे, 4-5 होते थे, या 9-4 होते थे। ये कब से होता है? ये तो हमेशा रहता है कि जुडिशरी के अंदर डिवीजन रहती है, ओपिनियन डिफरेंट रहती है। भुट्टो साहब वाले केस पे हर केस में होती है। इट्स ए हेल्थी ट्रेडिशन। आप चाहते कंसेंसस कब होता है डेवलप होता है सुप्रीम कोर्ट में? मुझे तो नजर नहीं आता। बहुत काम थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में होते थे। उसके बाद हमेशा हेल्दी ट्रेडिशन होती है कि आपके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। कहीं जाता नजर आता है? सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब वो बना तो पूरी कौम पीछे पड़ गई, जज साहब भाग गए जी मैं तो तनकीद नहीं ले सकता, फेयर इनफ, आप चले गए। उसके बाद उन पर दबाव आना शुरू हो गया ना, सुओ मोटो लें। अब जब सारे फैसले मीडिया ने करने हैं, पब्लिक ने करने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने करने हैं, सोशल मीडिया ने करने हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करे? अब उनके पास यही तरह आपकी हमारी ये डिमांड थी ना, सुओ मोटो लें, उन्होंने ले लिया। अब उन्होंने उसके बाद उनको बुला लिया, सुन, उस पर भी हम नाराज हो गए। हम कहते थे सुओ मोटो लें जब अभी कमीशन नहीं बना था, हम शुरू में कहते थे चले सर पहले, फिर कमीशन क्यों बनाया? भाई चलो उनसे गलती होगी जी, उनको माफ करते हैं कि गलती कर बैठे भी, उनसे जज से बहुत बड़ी गलती होगी, हमसे पूछ के नहीं किया उन्होंने काम, उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, फेयर ना, हमने उनको बड़ी सजा दी है। अब उन्होंने वही काम किया जो आप मैं चाहते हैं, मतलब आप मैं सब चाहते, फैसले अब अदालतें नहीं, हमारी ख्वाहिशें अब फैसले बनना शुरू हो गए। ऐसे ऐसे होगा तो जज ठीक है, अदरवाइज नहीं है। अब उन्होंने जनाब उनको बुला लिया। अब होना पता क्या है अल्टीमेटली, अब जेएटी बनेगी, अब उसको कमीशन कहना, जैसे पनामा पे जेएटी। उसमें उन्होंने कहा एक से नोफ, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते, उन्होंने कहा हम नहीं समझते कि इसको कोई FIA या पुलिस या नैब इन्वेस्टिगेट करे, इसको कोई ऐसी हस्ती इन्वेस्टिगेट करे जो सेंसिटिविटी इसको समझती है जजेस की मामले को। यानी कि उन्होंने जेडी नहीं बनानी, उन्होंने कमीशन 1 मेंबर बनाना है। सर वही वाली बात है, उस वक्त बेहतर था कमीशन बन रहा था, बन जाता, अब तक कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो चुकी होती, कुछ ना कोई इन्वेस्टिगेशन, लोगों को बुलाया जाता है, एजेंसीज को लोगों को बुलाया जाता है, जज साहबान से उनसे रिटर्न या वट जो भी ले लिया जाता। आप इन 20-25 दिनों में बहुत कुछ हो चुका होता। उन्होंने कहा ठीक है जी, इस कौम को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है, उन्होंने 29 की डेट डाल दी, और 29 के दरमियान मालिक इतने सारे आपको पता है भी आ गए नहीं, रोजाना की बुनियादों पे इश्यूज होते। हमें तो ये नहीं याद रहता सुबह नाश्ते में या हमने अगेन उसमें सहरी में क्या खाया था, ये शाम तक आपको भूल जाते। तो पहुंच रही है कि नहीं बात? नहीं सर, मेरा ये ख्याल है कि इसी तरीके से चलता रहे। उन्होंने बनाना कमीशन ही है सर। अब ज्यादा से ज्यादा वो ये करेंगे, उन्होंने अपना को सिटिंग जज बना देंगे, भाई साहब ये कौम ऐसे राजी नहीं होती, वो कहते सिटिंग जज बनाओ, जाए जनाब आप बन जाए, और जब कल को उसकी फाइंडिंग आएगी वो भी हमने नहीं माननी। ये मेरा आप ये क्लिप रख लें, एक दिन आप शो करेंगे, मुझे 2-3 महीने बाद बुलाएंगे, बाकी दोस्तों को भी कहेंगे भाई साहब आपकी कोई ऐसी काली जबान थी, बात तो आपको ठीक है, पूरी कौम खड़ी है, नहीं जी ये फाइंडिंग तो ठीक ही नहीं है। ये जज साहब प्रेशर में आ गए, जज साहब को भी किसी ने विजिट किया होगा, कोई एजेंसी का बंदा। सर हम इतने पोलराइज्ड हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं मालिक, सो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। बिल्कुल। और इससे पहले इतने दर्जनों जो कमीशन बने थे वो कोई सामने आए हैं। अच्छा कमीशन क्या करेगा? रिकमेंडेशन दे सकते हैं ना, कोई कमीशन ने फैसला नहीं माने आते हैं, रिकमेंडेशन क्या औकात है? अगली बात, अगली साइड से लोग जो आते हैं जिन पे इल्जामात हैं, जो आप बता रहे थे नाम भी लिखे हुए हैं, वो आके डिनाई कर देते हैं कि हमने तो कहा नहीं है, सपोजली कह रहे हैं। तो इसको कैसे साबित करेंगे? एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, दरमियान में एक बंदा बैठा है। अच्छा गवाह भी मौजूद नहीं है, जब आप मिलने जाते हैं कैमरे लेके तो नहीं जाते ना आप वहां पे। हाँ, ये वाइड केस है जहां पे जजेस गवाह भी हैं और विक्टिम्स भी हैं। आप इसको कैसे सेटल करेंगे कि मालिक अगर ठीक बात कर रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मजा सेम क्वेश्चन टू यू, क्या आप सिंपली सिचुएशन डिफ्यूज की जा रही है, लटकाया जाएगा मामले को कि ये कहीं पे कमीशन की कोई मीनिंगफुल चीज़ है? बिकॉज जो एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो पहले 6 जजेस हमें लगता था बहुत एक्सपोज हो गए हैं, वो अब प्रोटेक्टेड हो गए हैं बिकॉज उन पे एक ओनरशिप आ गई है सुप्रीम कोर्ट की। सो दे आर नॉट थ्रेटन्ड द वे दे वर अर्लियर। बिसाइड्स दैट कहीं पे चीज़ ये बेल कहीं चढ़ती नजर आती है? देखिए जो है वो रिट ऑफ दी जुडिशरी का सवाल आ गया है। आप देखें ना कि आपका सिस्टम जो है किस तरीके से कोलैप्स हो रहा है।
मतलब पिछले 8-10 दिन में कितने जजेस को ये ख़त मिले हैं जिसमें जहरीला मवाद है, और उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है? अगर आप यही डिटेक्ट नहीं कर पा रहे अब तक कि जी वो ख़त कैसे डिलीवर हुए, कहाँ से डिलीवर हुए, किसने डिलीवर किए, उसमें उसका फॉलोअप क्या होगा, उन लोगों को पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी ना दी जाएगी, हम अभी तक उस तक भी नहीं पहुँचे। अगर कोई प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी होगी, कुछ बढ़ी होगी, तो कम से कम इस वक्त तक हमें नहीं पता। लेकिन ये जो है ये बड़ा टेस्ट केस है, यानी उन 6 जजेस के खतूत, उन 6 जजेस के ख़त के साथ ये जो मामला है ये बहुत डायरेक्टली बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अगर सुपीरियर जजेस को इस तरीके के खतूत इतनी आसानी से डिलीवर हो गए तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ रिट ऑफ द जुडिशरी का भी सवाल आ गया है। मसला ये है कि यहाँ हम चीज़ों को अंडर द कारपेट डालने की कोशिश करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और अब ये मामला जुडिशल सिस्टम की तरफ आ गया है। आप देखें कि पिछले 10-12 साल में हमारे यहाँ सिर्फ जुडिशल सिस्टम जो है वो कोर्ट नंबर 1 के गिर्द घूमता रहा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी कोर्ट नंबर 1 के गिर्द घूम रहा है। वो तो गेट नंबर 4 का कहते हैं, उसके गिर्द घूमता है, कोर्ट नंबर 1 में नहीं घूमता है। गेट नंबर 4 और कोर्ट नंबर 1 वही है। मतलब अब ज्यादा तवज्जो इस तरफ आ गई है, गेट नंबर 4 की तवज्जो जरा दूसरी हो गई है। लेकिन ये सारा मामला जो है वो हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले जाते हैं। हम और रेट ऑफ द स्टेट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त जो सवाल है कि क्या ये मामला लटकेगा, ये मामला लटकेगा। अगर ये मामला लटकेगा तो इसके नुकसानात और ज़्यादा हैं और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसलिए कि अगर आप इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाए। नहीं वो बात और है मजर। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपके ओपिनियन में ये मामला इसी तरह बस शोर शूर मचेगा, कमीशन बन जाएगा, शायद वो कोई रिपोर्ट दे दे, बट दैट्स इट, कोई उससे कंक्लूसिव चीज तो नहीं निकलेगी। ये तो नहीं होगी अच्छा जी ABC को सजाएं होंगी और इस तरह चीजें होंगी, वो तो नहीं होगा। देखिए ऑलरेडी मैं गलत हूँ, लेकिन ऑलरेडी इतनी लंबी डेट दे दी गई इस केस के अंदर कि लगता यही है कि आप कि ये शायद हम ये असेस नहीं कर पा रहे कि मामला कैसे रिजॉल्व होगा। यानी उन जजेस की जो कंसर्न है उसको किस तरह एड्रेस किया जाएगा, किस तरीके कौन सा मॉडस ऑपरेंडाई जो है इख्तियार किया जाएगा, क्या होगा, क्या जजेस जो है जजेस ने सजेस्ट किया था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जजेस ने तो कहा था जुडिशियल कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम हाई कोर्ट्स के जज आके सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उसके बाद एक लाहे अमल तैयार हो जाए। वो रिजेक्ट कर दिया गया, बना दिया गया कमीशन। जब पब्लिक बैकलैश आया तो सुओ मोटो ले लिया। मैं तो हैरान हूं कि ये चीफ जस्टिस साहब पे हैरान हूं कि ये क्या मीडिया और सोशल मीडिया की बेसिस पे फैसले करते हैं कि पॉइंट्स ऑफ लॉ पे फैसले करती है सुप्रीम कोर्ट हमारी। देखिए इस वक्त तो मामला मालिक जुडिशियल कन्वेंशन आप बुलाएं नहीं बुलाएं, ये जो मामला है ना कि किस तरीके से प्रेशर आता है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लेवल तक नहीं है। ये अगर आप चले जाएं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस के पास चले जाएं, आप उससे नीचे की अदालतों में चले जाएं, और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। और ये थ्रेट परसेप्शन जो है इन्होंने बादअक़ात जजेस की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाला है और बाद सिचुएशन में। और ये सिर्फ हम उन इदारों की तरफ, ये सिर्फ उधर ही से नहीं होता। आपके टेरर नेटवर्क जो हैं, आपको पता नहीं है टेरर नेटवर्क किस तरह जजेस को थ्रेट करते हैं, किस तरीके से पिछले चंद सालों So we don't I want to move to the next question. I want a specific or no answer. क्या ये कमीशन वाली चीज का मीनिंगफुल रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कॉन्क्रीट आपको नहीं मिल पाएगी। चले अगर इशारे उसी तरफ हैं तो फिर मसला यह है कि उस तरफ कौन जाएगा। जी हाँ, वक्त पर छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
वेलकम बैक टू द शो। जुडिशरी पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ, फिर आगे चलूंगा। जुबैर, आई स्टार्ट विद यू। इस्लामाबाद में बड़ी बात खबर है, गर्म है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामाबाद में देयर इज़ नो सच थिंग एज अ र्यूमर, इट्स जस्ट अ प्रीमेच्योर फैक्ट। 6 माह में वो कन्फर्म हो जाती है बाद में। वो ये है कि जी, और ऑफ द रिकॉर्ड बातें, डिफरेंट बयान होते हैं गवर्नमेंट वालों के, ऑन द रिकॉर्ड और है, और वो ये है कि बड़ी सीरियस बात हो रही है कि टेनर पोस्टिंग हो जाए चीफ जस्टिस की, 3 साल की टेन्योर पोस्टिंग हो जाए। हमें पता है कि बड़ा मुश्किल है, उसके अंदर जुडिशल आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। उसका एक आसान रिलेटिवली आसान अमेंडमेंट ये भी है कि एक्सटेंशन, रिटायरमेंट एज में एक्सटेंशन दे दें। अगेन इट्स 2/3 मेजॉरिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन उस पर काम हो रहा है। काम ऐसे हो रहा है कि दोस्तों को ये कन्विंस किया जा रहा है कि देखिए ये 2/3 अगर होगी तो तब काफ़ी चीज़ें हम छेड़ सकते हैं। हम 18th अमेंडमेंट जिस पर कन्विंस किया गया है पिंडी को भी कि 18th अमेंडमेंट को जब तक आप रिविज़िट नहीं करेंगे इकनॉमिक हालात ठीक नहीं होंगे, डिवीज़न गलत है, वो दिखाई जा रही है। फिर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक्सटेंशन वगैरह ये जजेस वगैरह की दिखाई जा रही है, गलत मत समझिएगा, वो दिखाई जा रही है। और फिर 2/3 पे बात करके असल चीज़ ये बात हो रही है कि जी टेनर पोस्टिंग हो जाए 3 साल की चीफ जस्टिस की। उसके हक़ में भी बड़े दलाइल हैं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, अगर ऐसी कोई चीज़ होती भी है, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस को कबूल करनी चाहिए? बिकॉज फिर बिल्कुल इल्ज़ाम आएगा कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए कर रहे हैं। अगर टेनर पोस्टिंग की गेम होती भी है तो क्या फ़ायज़ ईसा साहब को अनाउंस नहीं करना चाहिए कि नहीं ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस से इसका इतलाक़ होगा, मेरे से नहीं होगा? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है कि अभी हमने इसको सीरियसली नहीं सोचा, लेकिन मैं आपको खबर के तौर पे कह रहा हूँ कि इस पर सीरियस काम हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक? पहली बात तो ये है, जब हमारी तारीख में किसी ने भी एक्सटेंशन को नो नहीं किया था, बल्कि गन पॉइंट पर ली थी बहुत से नो, तो फिर जस्टिस फ़ायज़ ईसा क्यों नो करेंगे? वो क्या नॉर्मल पाकिस्तानी नहीं है? वो कहीं और से आए हैं, उनकी ख्वाहिशात नहीं है, उनको अच्छे नहीं लगता ये पॉम्प एंड शो एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और पावर एंड एवरीथिंग। सो व्हाई वुड ही नॉट टेक इट? ही विल टेक इट, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। एंड वॉट एवर आई हैव सीन ऑफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा, वो बिल्कुल लेंगे। और अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और ये सब कुछ करें। वो तो आपने सही कहा ना, वो तो शटअप कॉल दे सकते हैं, पब आके कोर्ट नंबर 1 में बैठें और अनाउंस करें कि ऐसी अगर कोई बात हो भी रही है, और वो तो जब जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होगी तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी वो तो। सो ही कुड ईजिली से कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट आई डाउट इट। लेकिन पाकिस्तान को अगर आपने और गड़े में फंसाना है, अभी अगर कुछ बचा हुआ है तो फिर ये भी करके देख लें। इससे अगर मसाइल हल होते होंगे तो ख़राब ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। मतलब पाकिस्तानीज़ को क्यों, वाई पाकिस्तानीज़ डोंट फॉलो मॉडल कंट्रीज लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल, कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन कैसे फंक्शन करता है, उसकी इंडिपेंडेंस कैसे आती है, उनकी जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट होती है, उस पर क्यों नहीं उंगलियां उठती हैं, उनके चीफ जस्टिस क्यों नहीं ऐसी बातें करते जैसे यहाँ करते हैं। तो मेरा ख्याल है वैसे उनकी जुडिशरी भी सुप्रीम जुडिशरी करना चाहिए। जब तक मुसलमानों का मामला ना हो तो बड़ी इंडिपेंडेंट है, जहां मुसलमानों के केसेस आते हैं उसमें उनकी भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। सो लेट्स नॉट गेट इमोशनल अबाउट इंडिया आल्सो। वहाँ पे भी हालात बुरे हैं, वहाँ भी बुरे हालात हैं। चले मतलब जहां कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल भी सीधी कर दी है बीजेपी वालों ने। बट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल मामला जो होते हैं, जिस तरह मैंने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया है, वहाँ का, वहाँ एक अपराइट लोग होते हैं। आज तक 50, 60, 70 साल में कभी किसी ने इस किस्म का शोर नहीं मचाया जिस किस्म का पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद। बिकॉज जाहिर है 2 नंबरी होती है ना। आपके जजेस की तारीख हमारी इतनी खौफनाक है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और रिसेंट हिस्ट्री देख लेना, साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी, और उसके बाद जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की हुई, जिस तरह से फैसले सुनाए जाते हैं, और उससे पहले तारीख में जाके देख लें, भुट्टो साहब का देख लें, मौलवी तमीज़ुद्दीन का। तो जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ना एक्सेप्ट करना चाहिए, ना उनको इस पे बल्कि क्लेरिफाई करना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मेरा ये ख्याल है कि ये 3 साल वाली ये तजवीज़ है, ये अच्छी तजवीज़ है। हाँ? लेकिन काजी साहब से शुरू नहीं होनी चाहिए।
मुझे याद पड़ता है 2 दफ़ा यहाँ पे ना एक प्रपोजल आई थी कि ये रिटायरमेंट एज जो है ना इसको 62 कर दिया जाए, नहीं 65 कर दिया जाए। नहीं, इनकी नहीं बात कर रहा, मैं सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहा हूँ। उस वक्त था कि उसका क्यों पेंशन देनी पड़ती, अरबों रुपए हैं, पैसे नहीं है, फंड्स वगैरह। ये 2-3 दफ़ा ये तजावीज़ थी। एक यहाँ पे अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब थे, उस वक्त सेक्रेटरी कैबिनेट थे, एंड वेरी ऑनरेबल मैन, वेरी वंडरफुल पर्सन, बोला उनको लंबी ज़िंदगी थे, वेरी गुड ऑफिसर। तो उनके दौर में आई तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर ये शुरू होगी तो मेरे जाने के बाद शुरू होगी, मुझसे नहीं शुरू होगी। ये ना समझा जाए मैं इस प्रपोजल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल मुझे मिल रहे हैं। सेम मुझे याद आता है अहमद नवाज सुखेरा साहब के दौर में भी, वो भी सेक्रेटरी कैबिनेट थे, उस वक्त ये तजवीज़ चल रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अगर ये इंप्लीमेंटेशन होनी है तो मेरे बाद शुरू होनी चाहिए, ताकि ये ना समझा जाए मेरे यहाँ पे अगेन कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा ये अगर आपको अगर 3 साल कर, आर्मी चीफ 3 साल हो सकता है, चेयरमैन FBR हो सकता है, सेक्रेटरीज हो सकते हैं, लॉ है, कानून है। तो मेरा ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के लिए कर देने चाहिए, ताकि ये लॉबिंग तो यहाँ पे ये ग्रुप पेइंग के 6 महीने रह गए, 3 महीने, यहाँ तो 15-20 दिन वाले जजेस भी हैं चीफ जस्टिस के, स्टेबिलिटी नहीं आती। सो 3 साल वाली प्रपोजल इज वेरी गुड, लेकिन अगले चीफ जस्टिस से शुरू करें ताकि कंट्रोवर्सी ना। ख्याल में अगर ये होती है ये चीफ जस्टिस साहब छोड़ेंगे कि ले लेंगे, अगर होती है तो? मैं अब इस पे उनके जहन को मैं नहीं पढ़ सकता सर, आई कांट से एनीथिंग कि वो क्या करेंगे, ये उनका फैसला है टू डिसाइड। एवरीबॉडी पंजाब वालों की बड़ी गहरी नजर होती है, लेकिन मैं किसी के वो साउथ पंजाब वाला विजडम लगाएगा, मैं नहीं इस पे अप्लाई करूंगा। ये उनका फैसला, ही शुड टेक दिस डिसीजन कि मैं कहूँ लेंगे नहीं लेंगे, या मैं उनको इतना, यार मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं अपने मिजाज को, तबीयत को मैं कहूँ मैं मालिक के बारे में मैं फैसला कर सकता हूँ ये करेंगे नहीं, लेकिन इंसान को बस 70% 80% हमें अपने बारे में नहीं पता होता। अभी तक जो उनका आपने कॉन्डक्ट देखा उससे आपको क्या लगता है? सर मैं फिर कह रहा हूँ, आई डोंट से एनीथिंग कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, मैं जजमेंट इस पे नहीं दूंगा सर, नंबर 1। दूसरा भी हमारे दोस्त कह रहे थे जुबैर भाई, वो इंडियन जुडिशरी को, पॉलिटिक्स को, इंस्टीट्यूशन को बड़ा ग्लैमराइज कर रहे थे, फेयर एनफ उनकी राय है। मेरा ख्याल है लेटेस्ट आजकल ना वो उनसे वो नहीं है, उनसे इन टच नहीं है, अपडेट्स नहीं है इनके पास। अभी इस इकोनॉमिस्ट का भी शुमारा है पिछला, उन्होंने जो इंडियन ये पॉलिटिक्स में और उनके इंस्टीट्यूशन में करप्शन पे पूरी एक स्टोरी लिखी है। अभी इलेक्टोरल बांड का स्कैंडल आया ना, वो जुबैर साहब जरा पढ़ लें। उनका इलेक्शन कमीशन इससे भी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो चुका है। उनके चीफ जस्टिस को भी उन्होंने, मोदी साहब ने आकर रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़े उन्होंने ओहदे दिए थे, जिस पे बहुत बड़ी डिबेट थी, बहुत बड़ा वहाँ पे अगर कंट्रोवर्सी थी। सो ये कहना कि वो फरिश्ते हैं, बड़े नेक लोग हैं, हमारे वाले बड़े बेईमान हैं, और यहाँ पे मोदी से पहले बेहतर था सर। मोदी साहब को 10 साल हो गए ये हो चुके हैं, आजकल की बात नहीं, पिछले हफ्ते की बात नहीं है। सो उनकी भी जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, उनकी भी ब्यूरोक्रेसी हो चुकी है, उनका उसका इलेक्टोरल बांड का स्कैंडल पढ़ने होश उठ जाएंगे आपके। $3-4 अरब का कैसे उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज ने उनसे बांड के जरिए उनको फंडिंग की, उनको पैसा खिलाया डोनर्स के तौर पर। सो इंडिया कोई इतनी बड़ी कोई एक रोज़ी मिसाल नहीं रहे कि हम हर वक्त ना अपने आप को जूते मारते रहते हैं और इंडिया की मिसालें देखें कि इंडिया बहुत आगे निकल गया, इंडिया ने फलाना का किया होगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में किया है, ये नहीं कह रहा, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में भी करप्शन है, उनके इंस्टीट्यूशनलाइज भी इस वक्त कंप्रोमाइज हो चुके हैं। आप इकोनॉमिस्ट की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने कैसे एक्सपोज किया। अगर ये चीज़ चलती है, क्या चीफ जस्टिस को इसमें लेनी चाहिए ये एक्सटेंशन या टेनर पोस्टिंग? बिकॉज अगर अदरवाइज उन्होंने इस साल रिटायर हो जाना है, कि ये नेक्स्ट चीज़ ऐसे होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये जो ओहदों को तोसी देने की हमारी यहाँ रिवायत पड़ी हुई है, इसके सिर्फ नुकसानात हैं, फ़ायदे आज तक मुझे नहीं समझ में आए। फ़ायदे हुए हों तो ज़रूर बताइएगा। तो पहली चीज़ ये कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये पार्लियामेंट के थ्रू चीज़ होती है तो वो और भी लीथल है, इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस की रिवायत पड़ी, और फिर हमने देखा जनरल ज़िया-उल-हक से लेके मुख्तलिफ जनरल्स को दूसरे जनरल्स पे जो है तरजीह देकर आर्मी चीफ बनाया गया। उसका अगर आज तक फ़ायदा हुआ हो तो बता दें, जिन्होंने किया उनको फ़ायदा हुआ। भुट्टो की मिसाल आपके सामने, क्या भुट्टो को फ़ायदा हुआ जनरल ज़िया-उल-हक को लाने का? क्या नवाज शरीफ को फ़ायदा हुआ जनरल मुशर्रफ को लाने का? नहीं होता फ़ायदा। इसलिए और इसी तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के मामले पे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन कम से कम एक पैटर्न सेट है कि किसने आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद चीफ जस्टिस होना है, और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो तब भी वो तो मज़र फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो फिर आइंदा से नया पैटर्न सेट हो जाएगा ना। आपको पता होगा कि ये जज 3 साल रहेगा, फिर इसके बाद फलाना जज, तो वो तो फिर एक नया पैटर्न सेट हो जाएगा, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अभी भी तो कई ज़बरदस्त जज होते हैं, वो सीनियरिटी की गेम में चीफ जस्टिस नहीं बन पाते, वो रिटायर हो जाते हैं। नहीं, लेकिन मालिक अब चीफ जस्टिस को तौसी देने की बात आएगी। Like I'll give you one small example. For example, मीडिया तो नहीं लेने चाहिए, लेकिन आई थिंक लेने भी चाहिए।
मसलन एक जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस, स्टर्लिंग रिकॉर्ड है। वो क्यों चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे? क्योंकि साकिर निसार साहब मुनीब साहब को ले आए सिंध से और उनके ऊपर ले आए। वो क्यों ले आए? बिकॉज लोग कहते हैं यार उन्होंने कि जी वो उनके ससुर इनको लाए थे तो शायद इन्होंने वॉट एवर, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन उस बंदे की सीनियरिटी चली गई। अब अगर 3 ईयर टेनर चलती है तो पाकिस्तान को याहिया अफरीदी जैसा ज़बरदस्त चीफ जस्टिस भी मिल जाता है। सो हर निज़ाम के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। नहीं, लेकिन देखिए पहली चीज यहाँ जो जजेस की सिलेक्शन का मामला है उसको देखने की जरूरत है, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पे हो या नीचे लोअर कोर्ट के लेवल पे हो। आप मुझे बताएं कि हम में से किसी को पता है कि जो जजेस बने हैं उनका सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, हाई कोर्ट छोड़ दे, नीचे के कोर्ट से एक जो है उनके साथ कितने उनके ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्हें हम लैंडमार्क जजमेंट्स कहें? सही कहते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट्स में कौन से ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जो लैंडमार्क जजेस हैं और जो वाकई डिजर्व ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बेड़ा गर्क किया था ना। एक प्रोसेस बना कि जजेस रेकमेंड करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी उसको वेट करेगी, अगर वो रिजेक्ट करेगी तो इनको फिर रीजंस देने पड़ेंगे दोबारा नाम। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी सबकी जो मेरा नाम आएगा वही बनेगा, वरना उड़ा के रख दूंगा सब कुछ। तो उसके बाद तो एक चीजों को तमाशा बन गया। उन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, ना कि आप तौसी देना शुरू कर दें। देखिए तौसी के नुकसानात क्या होते हैं? तौसी नहीं हम कह रहे, हम टेनर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, तौसी नहीं है। अगर हम दे देते हैं कि जो चीफ जस्टिस बनेगा वो 3 साल बनेगा, वो तौसी नहीं है। नया सिस्टम आ जाएगा, टेनर पोस्टिंग आ जाएगी, तो तौसी तो नहीं है, जो टेनर पोस्टिंग है उसमें तो ठीक है कि आप एक जज का एक हर जगह ये होता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या फायज ईसा साहब अगर आप इसको अप्रूव करवा गवर्नमेंट लाती है, लॉ करती है, अगर किसी भी तरीके से ये हो जाता है, क्या चीफ जस्टिस फायज ईसा को पहला टेनर जज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए फायज ईसा साहब खुद करते रहे, जो एक मेरे लिहाज से एक मुस्बत चीज़ है जो मुझे जस्टिस बंदियाल साहब में नज़र नहीं आई। फायज ईसा साहब ने कोशिश की कि कलेक्टिव डिसीजन करें। उन्होंने जो भी फैसले किए उससे पहले उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की, फुल कोर्ट रेफरेंस किया, बड़े बेंच बनाए इर्रिस्पेक्टिव, और उनकी लाइव कवरेज का सिलसिला शुरू किया। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसमें एक मुस्बत पहलू नजर आता है। वैसे उसमें एक और भी कर लिया करें, दूसरों को भी बोलने दिया करें, वकला को भी बोलने दिया करें। लाइव कवरेज में अगर आप टाइम निकालें तो मेरे ख्याल में 95% टाइम चीफ जस्टिस साहब खुद ही बोल रहे होते हैं। उसके लिए फिर चैनल बनाना चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर अलग चैनल बनाना चाहिए, जिसको फीड लेनी है वो ले ले। किसके लिए? सीजे के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बना ले। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, टाइम फॉर अ लिटिल ब्रेक, प्लीज डोंट गो अवे। बैक टू द शो। क्या आपके ख्याल में सीजे को लेनी चाहिए पहली टेनर पोस्टिंग या नहीं लेनी चाहिए? हाँ या ना? नहीं, अगर एक जमहूरी अंदाज में चीज होती है तो व्हाई नॉट। चलो, आप कहते हैं लेनी चाहिए। इसमें हम 3 एक साइड पे हैं और मजर फील्स के इसमें कोई बुराई नहीं है। जरा मैं इकोनॉमी पे भी आ जाऊँ एंड आई विल स्टार्ट विद यू। बड़ा सख्त एक वो जिसको ये गवर्नमेंट को PDM2 कहते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री 2 भी चल रही है। मुझे याद है मिफ्ता साहब बन गए थे तो अल्टीमेटली डार साहब उनको खा गए। फिर आप भी सुना है कि आप भी शायद उनके करीबी लोगों में मौजूद नहीं थे, वो आपको भी खा गए। आप भी PMLN के दायरे से करीबन खारिज हो चुके हैं, अगरचे अभी तक आपकी फॉर्मल तलाक नहीं हुई भी, लेकिन आप भी प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। मुझे बताएं, अब ये जो चल रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का सारा और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, मैं इसलिए बात चाह रहा हूँ कि वो कैबिनेट कमेटी के प्राइवेटाइजेशन को डार साहब हेड कर रहे हैं। हमारे शो में भी आपने कहा, आपने मेहर के शो में भी बताया कि प्राइवेटाइजेशन आखिरी मौके पर रुकवाई थी डार साहब ने आपके पास आके। जो शख्स प्राइवेटाइजेशन रुकवा रहा हो, अब वो क्या कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन का हेड बन जाए, और प्राइवेटाइजेशन बड़ा की एलिमेंट हो इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में, और अगर प्राइवेटाइजेशन फेल होती है तो फाइनेंस मिनिस्टर के फेल होने के बहुत ज़बरदस्त
ब्राइट चांसेस होते हैं। क्या डार साहब ने इसलिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन लिया है कि वह कैबिनेट कमेटी के इस प्रोसेस में ब्रेकें लगवाएं और इधर ब्रेक लगेगी उधर ग्रीस लगेगी और फारिग होंगे फाइनेंस मिनिस्टर? एक तो वजह जो मुझे समझ आती है, देखें प्राइवेटाइजेशन के सबसे ज़्यादा जो इम्प्लिकेशंस होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नवाज जो है, उसका पॉलिटिकली उसके लिए कितना अच्छा या ख़राब हो सकता है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को फाइनल स्टेज तक लेके जाना और करना। पहले भी जब 2013 से 2017 की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी ये सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिटिकल ही था और वो पॉलिटिकल फैसले किए गए थे ताकि वो इमरान खान के डर खौफ से कि जी वो रोड पर निकल आएंगे। वो ऑलरेडी कह रहे थे, बार कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करनी है, एक्साइटेड हुए में PIA के ऊपर, बाकी चीज़ों पर भी। मैं वो नहीं कह रहा, मैं इंडिया अभी की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं। सो वन रीजन दैट डार साहब को वहाँ लगाया है कि एज वी गो अलोंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और 1 or 2 years, और वो जब मैच्योर होने शुरू होंगे, जितने भी इदारे हैं, PIA तो खैर लास्ट स्टेज पर है, बट बाकी जो इदारे हैं उसका उस वक्त इमरान खान का क्या पॉलिटिकल क्लाउड होगा, वो बाहर होंगे नहीं होंगे, वो प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, तो वो अंदर बैठ के फिर लोग बात ये करते हैं यार एक और फ्रंट क्यों खोल रहे हैं, अभी क्या मसला है कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज करके हुकूमत गिरा लें, ऐसे ही सवाल उठते हैं। सो मुझे एक तो ये लगता है कि वो चूंकि औरंगजेब साहब पॉलिटिकल पहलू नहीं रखते हैं और उनके लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जी PMLN को क्या असरात होते हैं उसके प्राइवेटाइजेशन करके या नहीं होते, एक तो ये रीजन हो सकता है। Other than that, there is no other reason that Dar Saab, as foreign minister, irrespective of the fact that 2013-2017 में क्या हुआ? नहीं, you mean no other justification? No other justification as a foreign minister. देखे ना, या तो वो और ये डायरेक्ट वो है कि औरंगजेब साहब की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है, पब्लिकली चैलेंज किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जी वी डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन्स प्रोफेशनलिज्म इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ को आगे लेके जाने। फिर एक आपका फुल फ्लेज फेडरल मिनिस्टर है अलीम खान, वो भी पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। अब अगर आप उनकी पोजीशन देखें, अगर मैं उस जगह होता तो मुझे ये ना समझ आता कि मैं डे टू डे मसाइल के लिए डार साहब के पास जाऊं या औरंगजेब के पास जाऊं। औरंगजेब साहब ने IMF को जवाब देना है, IMF के ये प्रोग्राम का हिस्सा है और होगा भी, बहुत स्ट्रांगली होगा। सो वो जब आप रेगुलर रिव्यूज होंगे तो उस वक्त वो तो जाहिर है अलीम खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। वो औरंगजेब साहब के थ्रू जाएंगे या डार साहब के थ्रू जाएंगे? तो डार साहब अवेलेबल होंगे, नहीं अवेलेबल होंगे। डार साहब ने औरंगजेब साहब पे मिफ्ता 2 करने के लिए लिया ये कमेटी। देखिए ना, ये चीज़ तो डार साहब को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी होगी कि वो मिनिस्टर नहीं बने। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये उनके लिए इतना सख्त फैसला होगा, उनको मतलब उनको ये बताया गया है इन फुल पब्लिक व्यू, पाकिस्तानी कौम के सामने, IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने कि दिस मैन मिस्टर इसाक डार इज़ नो गुड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और इनकी इतनी शिकायतें हैं, इसलिए हम इनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहे। ये तो नहीं है कि इसाक डार साहब नहीं बनना चाहते थे, वो बनना चाहते थे। आप उनके इंटरव्यूज उठा के देख लें, February 8 के बाद के भी इंटरव्यूज उठा के देख लें कि जो भी पार्टी फैसला, अगर उनका शौक नहीं था तो वो कह सकते थे बड़े पब्लिकली, बल्कि अगर उनको पता होता तो वो पब्लिकली अपने थोड़ी इज्जत रखने के लिए ये कह सकते थे कि जी मैंने तो बनना ही नहीं फाइनेंस मिनिस्टर, आई हैव इनफ ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मैं कहीं और खिदमत कर सरंजाम। वो बनना चाहते थे, उनको नहीं बनाया, तो उनके लिए तो ये मिफ्ता 2 नहीं, ये मिफ्ता से भी ज्यादा बड़ा बॉम्बशेल है। ले जाएंगे उसको, गिरा लेंगे। नहीं, उनकी पावर अब इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके रिलेशनशिप नवाज शरीफ से ही वाज वेरी वेरी क्लोज। अच्छा चले, वेरी इंटरेस्टिंगली मैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया फोन पे, उनसे ही पूछ लेते हैं। मिफ्ता साहब ये बताया, इकॉनमी की बात हो रही थी, मैं जुबैर साहब से ही पूछ रहा था कि ये प्राइवेटाइजेशन बड़ा की एलिमेंट है इस गवर्नमेंट के लिए, और खुद गवर्नमेंट कह रही है, PIA पे एक्साइटेड है, बाकी चीज़ों पे, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन इसको हेड कर रहे हैं इसाक डार साहब, जो जुबैर साहब ने ऑफिशियली रिवील किया था, बताया था चैनल से बैठ के कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन रुकवाई थी। ये आपका वाला मिफ्ता 2 करने के लिए बने कमेटी के चेयरमैन के जुबैर इनसे औरंगजेब साहब को फेलियर किया जाए बाय रिटार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, और क्या आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे? आपको तो ले गए थे वो।
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त निजकारी जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है बल्कि एक सियासी कंसेंसस भी इस पर डेवलप हो गया है। जो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन होता था वो पीपल्स पार्टी को था, लेकिन PIA पे तो वो भी मना नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये निजकारी हो जाएगी PIA की, और उसके बाद फिर मैं दुआ करता हूँ कि उसके बाद जो है वो पावर कंपनीज भी होना शुरू हो जाए निजकारी, तो और उसकी भी निजकारी करनी चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं देनी चाहिए। तो अल्लाह करे वो हो जाए। अब होती है कि नहीं। आप भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुझे ज़रा लॉजिक समझाएं कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को फाइनेंस मिनिस्टर हेड नहीं कर रहा लेकिन फॉरेन मिनिस्टर हेड कर रहा है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कोई जस्टिफिकेशन? वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। सर अब ये तो देखें ना, ये वजीर आजम का सवाबदीद होता है। वो वजीर आजम जिसको चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, जिसको चाहे ना बनाए, जिसको चाहे वो कैबिनेट कमेटीज का हेड बनाए, जिस पे उसको ट्रस्ट हो। अब मैं उस पर क्या वो कर सकता हूँ कमेंट्री? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ना था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है कि इस कमेटी की ये इरेलीवेंट कमेटी है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम गवर्नेंस के एंगल से मैं देखना चाह रहा हूँ। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का वजीर खुद तो उसका कमेटी का हेड नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन कमेटी के अंदर PIA को अगर निजकारी करनी है तो उसमें बहुत सारे इक्तिसादी मसाइल होते हैं। PIA को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे लोन गारंटीज करें, उनको आपने बैंक से रिजॉल्व करना है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही कर सकती है, बैंकों के साथ बैठ के उनको लोन को रिजॉल्व करेगी। PIA के जो बाकी नुकसान आते हैं उसका क्या करना है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर का उस कमेटी के अंदर होना जो है वो बहुत जरूरी है। और I'll ask you one last question, मिर्ज़ा साहब, ये मुझे बताइए कि अगर चेयरमैन जो होता है फाइनेंस कमेटी का, कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस इसका प्राइवेटाइजेशन का, ये क्या प्रोसेस को इम्पीड कर सकता है, स्लो कर सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हों, फाइनेंस मिनिस्टर भी चाहते हों? क्या इस पोजीशन से प्रोसेस स्लो हो सकता है? ये सर जाहिर है कि अगर आप चेयरमैन हैं प्राइवेटाइजेशन कमेटी के तो आप प्रोसेस को तेज भी कर सकते हैं, प्रोसेस को स्लो भी कर सकते हैं, प्रोसेस को बेहतर भी कर सकते हैं और प्रोसेस खराब भी कर सकते हैं। वो चेयरमैन का तो बड़ा सवाबदीद होता है। डॉक्टर मिफ्ता, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है ये यहीं पर ख़त्म होगा। कल आप इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट देखेंगे और आपकी सहूलत के लिए उसके लिए हम पहले थोड़ा सा रिकैप भी चला देंगे। सो कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।